हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपके वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स, मतलब ही रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन और उसके रिलेटेड सारे बिट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल मतलब क्या है। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल। एक आता है इंटरनल, दूसरा आता है एक्सटर्नल। ठीक है, प्रिफर्ड तरीका एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब है आपके पास जो कुछ भी जनरेटर है, अगर आप उसका एक्साइटेशन कंट्रोल कर सकते हो तो आप आराम से आपका जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोल्टेज कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर 90% ऑफ द लोड क्या है, इंडक्शन मोटर है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिव पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और रिएक्टिव पावर अगर ज़्यादा कंज्यूम होता है तो फेज़ एंगल कैसा होता है, बढ़ जाता है, और वोल्टेज क्या हो जाता है आपका रिसीविंग एंड लेवल पर काफ़ी कम हो जाता है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि हम लोग अभी जनरेटर है आपका, जनरेटर का इंटरनल मतलब ही हम लोग उसका एक्साइटेशन कंट्रोल कर जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक तरीका है, जैसे कि अंडर एक्साइट करो, ओवर एक्साइट करो, या फिर उसको ये मतलब एग्जैक्ट EB=V पर एक्साइट करो। ठीक है, ये एक तरीका होता है, लेकिन ये इसको हम लोग प्रिफर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल तरीके को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब एक्सटर्नल तरीके में क्या क्या है आपके पास, शंट कैपेसिटेंस है, शंट इंडक्टेंस है, सीरीज कैपेसिटेंस है, सिंक्रोनस कैपेसिटेंस है, और सिंक्रोनस इंडक्टेंस है, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एंड फेज एडवांसर। ये थोड़ा आपके लिए नया होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंपली आपके पास एक सिंक्रोनस मोटर होता है आपके लाइन के साथ कनेक्टेड, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। उसको हम लोग क्या करते हैं, नो लोड पर ऑपरेट करते हैं और अंडर एक्साइट पे ऑपरेट करते हैं, या फिर ओवर एक्साइट पे ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है। हम लोग डिटेल में जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चलो आपका अगर इंडक्शन मोटर पूछा है, क्या इंडक्शन मोटर सिंक है कि सोर्स है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि इंडक्शन मोटर क्या है आपका, सिंक है, वो पावर को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आता है सिंपली कि इंडक्शन मोटर इज ए सोर्स या फिर सिंक फ्रॉम रिएक्टिव पावर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपली सिंक होना चाहिए। लेकिन अगर यही बिट आपको ट्रांसमिशन लाइन पे पूछा है तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लोड क्या है। ठीक है, अब देखो कैसे, अब इंडक्शन मोटर खुद ही लोडेड है, ट्रांसफार्मर भी खुद ही लोडेड है। ट्रांसफार्मर को हम लोग बोल सकते हैं कि उसको सेकेंडरी साइड में क्या लोड है, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर पूछा है तो उसका आंसर सिंक है। चलो, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन का वैसा नहीं होता। अंडर नो लोड कंडीशन और अंडर लोडेड कंडीशन में भी उसके सिंक और सोर्स अलग अलग होते हैं। चलो देखते हैं क्या है। अगर आपको सिंपली पूछा है ना तो आपका आंसर आना चाहिए नाइदर सिंक नॉर सोर्स। लेकिन कब, जब आपका लोडिंग इज इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग है। अब हम लोग बात करेंगे सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या है। पहले ये जो बिट्स है ये तीनों बिट को हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं। चलो ठीक है, सिंक कब होता है, जब लोडिंग आपका सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सिंक पर ही फोकस होता है। ठीक है, और ये सोर्स है, सॉरी। ठीक है, अब सिंक कब होता है, तो लोडिंग जब आपका सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से ज़्यादा होगा, और सोर्स कब रहता है, जब आपको सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से कम होगा, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक सोर्स बोलकर एक्ट करेगा। ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल, अगर आपको ये पूछा जाता है कि अंडरग्राउंड केबल क्या आता है, तो वो ऑल टाइम सोर्स होता है। रीज़न इज कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और कैपेसिटेंस फॉर्म बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ज़्यादा होता है, इसीलिए ये हमेशा सोर्स होता है। इसीलिए कभी भी हम लोग रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन डिवाइसेस अंडरग्राउंड केबल्स में यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर होते हैं, वो भी शंट इंडक्टर्स होते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें क्या है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बिट आ गया था सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि रेजोनेंस, सिंपली बोल सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, आपका पावर फैक्टर कैसे होता है, यूनिटी होता है। सो अगर किसी तरीके से आपका लोड इम्पीडेंस और आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन का, इन दोनों को इक्वल बनाया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आपका RL XL = XC हो जाएगा। मतलब ही आपका ट्रांसमिशन लाइन यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा। ऐसे कंडीशंस में जितना भी लोडिंग होता है, जो लोडिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव या फिर आइडियल
आइडियल पावर कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ऐसे जो कुछ भी इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। इसको अलग अलग नाम भी है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी है और नेचुरल इम्पीडेंस भी बोला जाता है इसको। अब बहुत बार हम लोग नेचुरल इम्पीडेंस को मिस कर देते हैं, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। नेचुरल इम्पीडेंस दिमाग में रख लेना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, Z/Y है, Z का फॉर्मूला पता है आपको, R+J⍵L G+J⍵C, ठीक है। अब देखो अगर लॉसलेस लाइन पूछा है तो आपको पता है R और G कैसे होते हैं, 0 होता है, हम लोगों ने ये भी चीज़ ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √L/C, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाता है आपका, ओम, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने आइडियोलॉजी तो पढ़ लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया, सर्ज इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया, हम लोगों को बिट में समझ में आ चुका है। लेकिन इसका वैल्यू कितना होना चाहिए आइडियल केसेस में, ये हम लोग देखेंगे। जब भी आपको बात ओवरहेड पे पूछा है, एक्चुअली ये MCQ बिट्स आपको बहुत दिमाग में रखने पड़ते हैं, इनको रटना पड़ेगा आपको। ओवरहेड लाइन्स है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का रेंज जो होता है, रेंज अगर पूछा है तो 200 से 500 के बीच में होता है। अगर रेंज नहीं दिया MCQ में, बिट्स में दिया है आपको 300, 200, 400, 500 ऐसे टाइप में, तो आपका आंसर आना चाहिए 400। टिपिकल वैल्यू 400 होता है, दिमाग में रख लेना हमेशा के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होता है, तो 400 होना चाहिए। चलो ठीक है। अंडरग्राउंड केबल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलो या फिर आप सर्ज इम्पीडेंस बोलो, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब बस इसका मैं बोला ना आपको कि कंडीशन अलग होता है। चलो ठीक है। अब देखो अंडरग्राउंड केबल्स में कितना होता है उसका वैल्यू, तो सिर्फ और सिर्फ 40 ओम होता है। और अगर रेंज पूछा है तो आपको 40 to 80 ओम्स। ये बिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप RK राजपूत देखते हो तो यही बिट उसको 2-2, 3-3 बार पूछ के ये रटवाता है। रीज़न इज ये इतना इंपॉर्टेंट बिट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपका सर्ज इम्पीडेंस के केस क्या होता है आपका, ZL=ZC होता है। इसका मतलब भी उसका जो एनर्जी है वो भी इक्वल रहेगा हाफ Li², एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकालते हैं या फिर कुछ इक्वेशन बनता है तब भी ये वैलिड रहेगा फॉर सर्ज इम्पीडेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए, ठीक है, या फिर नेचुरल के लिए। ये दिमाग में रख लेना है कि आपका जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये बिट इटसेल्फ है, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज के ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। आपका रिसीविंग एंड करंट और सेंडिंग एंड करंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आपका पावर फैक्टर क्या रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आता है बिट कि इकोनॉमिकल लोडिंग क्या है। मतलब हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन को अगर इकोनॉमिकली लोड करना है तो कैसे करना है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से कम करें या फिर ज़्यादा करें, तो डिपेंड करता है। देखो ओवरहेड लाइन अगर है तो आपका जो लोडिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से, और अगर अंडरग्राउंड केबल्स है, ठीक है, तो वो लोडिंग क्या है, कम होना चाहिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पे। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका क्या है, उसको सिंक बोलकर ऑपरेट करो तो आपका इकोनॉमिकल ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिट बाय बिट ईच एलिमेंट को देख लेते हैं कि ईच एलिमेंट कैसे कैसे रिएक्टिव पावर को या फिर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर, पहले इंटरनल पढ़ लेते हैं फिर एक्सटर्नल के पास चले जाते हैं। चलो इंटरनल क्या करते हैं हम लोग, ओवर एक्साइट करेंगे या फिर अंडर एक्साइट करेंगे या फिर नॉर्मल एक्साइट करेंगे। चलो ठीक है, ओवर एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो कुछ भी सिंक्रोनस जनरेटर है, जो मेन डिवाइस है आपका जनरेटिंग डिवाइस, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रिफरेबल मेथड नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसके बिट्स आते हैं। अब जब भी आप ओवर एक्साइट करते हो तो वो सोर्स होता है फॉर रिएक्टिव पावर, और उसका पावर फैक्टर कैसे होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। ये दिमाग में रखना, ये बिट्स आपको रटने पड़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि इसके जो ग्राफ्स होते हैं, अगर आपको वो आता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, हम लोग हमेशा ग्राफ्स को ड्रॉ करते नहीं बैठ सकते, इसीलिए ग्राफ्स का मतलब फेजर डायग्राम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंक्लूजन बना लेंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर दिखा दिया, यहाँ पे मोटर दिखा दिया। एक बार हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो बात खत्म हो गया। चलो ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन के टाइम पे क्या होता है, वो सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर है और क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इवन अंडर एक्साइटेशन के टाइम पे आपका जो जनरेटर है, जब भी हम लोग जनरेटर को अंडर एक्साइट करते हैं तो क्या बनेगा, सिंक मतलब ही आपका जो कुछ भी रिएक्टिव पावर, एक्सेस रिएक्टिव पावर है उसको कंज्यूम कर लेगा, और तब उसका पावर फैक्टर कैसे रहता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर। देखो लॉजिक बहुत अच्छा है। देखो लैगिंग पावर फैक्टर है, सोर्स है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूम, मतलब ही जो कुछ भी उसके पास लीडिंग वास थे उसको कंज्यूम कर लिया। यहाँ पर भी देखो जो कुछ भी उसके पास लैगिंग वास थे उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है।
या फिर सप्लाई करो, बात एक ही हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। अगेन ये भी वैसा ही है जैसे ट्रांसमिशन लाइन है आपका, नाइदर सिंक नॉर सोर्स, ठीक है। वो क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। इसमें क्या है, पहले ओवर एक्साइटेशन देखते हैं, ये बिट को बाद में देखो। चलो देखो, ओवर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन में क्या है, वो सोर्स। अब ये बात क्या है कि आप सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड रख रहे हो या फिर अंडर ऑन लोड रख रहे हो। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये नो लोड की बात है, इसमें सिर्फ एक ही बिट है, वो जो अलग है। चलो ठीक है, अब ओवर एक्साइट कर दिया आपने सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड कंडीशन में, तो वो सोर्स ऑफ क्यू बनेगा और पावर फैक्टर कैसे रहेगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। अगेन अंडर एक्साइटेशन है तो सिंक बनेगा फॉर रिएक्टिव पावर, और उसका पावर फैक्टर कैसे आता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर। इवन नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा, अगेन सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ओवर एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन है, ठीक है। पावर फैक्टर यहाँ पर कैसे रहेगा, लीडिंग रहेगा, तो यहाँ पर कैसे रहेगा, लैगिंग रहेगा। बस आपको यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन अंडर एक्साइटेशन है, यहाँ पर क्या है आपका सिंक है और लीडिंग पावर फैक्टर है। अगेन अंडर एक्साइटेशन यहाँ पर भी सिंक है, लेकिन क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर। बस यही चीज़ दो, आपको चार जो बिट है, ये कन्फ्यूजिंग बिट है, हमेशा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ये अगर आप डिफ्रेंशिएट करके रख लेते हो इस तरीके से, तो आपको वापस से कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब रहा बात नॉर्मल का, तो दोनों के लिए यूनिटी पावर फैक्टर है। लेकिन अगर ये देखो सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड कंडीशन है, तो नो लोड और ओवर कंडीशन, सॉरी ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड नो लोड है, क्या है वो, सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर है। इसका मतलब वो क्या है, कैपेसिटेंस बोलकर एक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर है, हमने उसको ओवर एक्साइट किया है, तो वो क्या बोलकर एक्ट होता है, कैपेसिटेंस बोलकर एक्ट होता है, इंडक्टेंस बोल के एक्ट होता है, उनके कॉम्बिनेशन बोल के एक्ट होता है, एंड सो ऑन। तो आपका सिंपल आंसर क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस। यही आपका सिंक्रोनस मोटर, जब भी आप उसको ऑन लोड, एक्चुअली इंडक्टर बोल के ऑपरेट करना है तो मुझे ऑन लोड बोलकर ऑपरेट करना पड़ता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, ऑन लोड पे है और मैंने उसको अंडर एक्साइट किया है, तो उसका पावर फैक्टर क्या है, तो लैगिंग है। इसका मतलब वो क्या बोलकर एक्ट करता है, तो वो एक इंडक्टर बोलकर एक्ट करता है। ये दो बिट है, ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। आई होप क्लियर है। डिफ्रेंशिएशन, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ओवर एक्साइटेशन, कैपेसिटेंस, अंडर एक्साइटेशन, इंडक्टेंस। ये मोटर के लिए याद रखो, जनरेटर के लिए एग्जैक्टली उल्टा कर देना है आपको, बस बाकी दिमाग में कुछ नहीं रखना। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरनल हो गया, ठीक है, इंटरनल हो गया। और हम लोगों ने सिंक्रोनस कंडेंसर बोलो या फिर फेज एडवांसर बोलो, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, शंट कैपेसिटेंस, बाकी जो बिट है शंट, सीरीज एंड सो ऑन, वो सारे बिट कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, शंट कैपेसिटेंस, यूजुअली शंट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस प्लेसमेंट होता है वो एट द लोड एंड होता है, यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में रखना। अगर MCQ के बिट में यूजुअली वर्ड आता है तो वो लोड एंड पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं लोड एंड पे अगर मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटेंस प्लेस कर दिया, पहले देखो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, आपका जो अपरेंट पावर जो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ P + jQ रहेगा। चलो ठीक है, और आपको अगर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ना है तो आपको ये फार्मूला आना ज़रूरी है, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला पे फोकस करेंगे। आपका जो सेंडिंग एंड से रिएक्टिव पावर जाने वाला है वो कितना रहेगा, VS/X। ये जो X है ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, और VS - VR। अब देखने जैसी एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर VS = VR है तो आपको रिएक्टिव पावर कितना है, 0 है। और VS = VR कब रहेगा, जब आपको लॉसलेस लाइन है, मतलब ये रिएक्टिव पावर, सॉरी यूनिटी पावर फैक्टर पे, तभी हम लोग बोलते हैं कि VS = क्या रहेगा आपका, VR है। यहाँ पर कुछ ड्रॉप नहीं होने वाला है, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है। रीज़न ये है कि हम लोग जो लाइन का रेजिस्टेंस होता है उसको बहुत ही मिनिमल पकड़ते हैं, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। सो VS - VR अगर 0 है तो आपका रिएक्टिव पावर कंजम्पशन कितना होने वाला है, 0 है। लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो लाइन के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। और ज़्यादातर लोड क्या होते हैं, आपके इंडक्टिव लोड होते हैं, तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक कैपेसिटेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा जो अपने लीडिंग वॉक्स सप्लाई करेगा उन लैगिंग वॉक्स को और कॉम्पेंसेट करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, शंट कैपेसिटेंस इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, ऑलरेडी पढ़ लिया शंट कैपेसिटेंस कहाँ होता है, तो लोड एंड पे होता है। चलो ठीक है, अब देखो रिसीविंग एंड का वोल्टेज का एक फार्मूला बनता है, इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, हम लोग एक्सप्रेशन से मतलब नहीं, लेकिन ये फार्मूला और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सारे पैरामीटर्स के लिए यही लगने वाला है आपको, ठीक है।
चलो ठीक है, वी आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो वी एस माइनस वी एक्स सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर एक क्या बोलते हैं केवीएल अप्लाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन आता है। चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं, हम लोग को सीधा सीधा आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपका जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज आने वाला है वो कितना रहेगा, वी एस माइनस एक्स अपॉन वी एस, और आपका जो लोड का रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने यहाँ पर कुछ सप्लाई कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब और एक चीज़ देखो, ये जो फॉर्मूला जो नेक्स्ट बना है VR2, इसका मतलब है अगर मैंने कैपेसिटेंस इंस्टॉल कर लिया तो मेरा वोल्टेज कितना होगा। तो मेरा वोल्टेज कितना होगा, मेरा सप्लाइड कैपेसिटेंस ने कुछ सप्लाई कर दिया है ना, तो उतना वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सो वी एस माइनस एक्स अपॉन वी एस, क्यू लोड माइनस, यहाँ पर इसीलिए माइनस आया है। ठीक है, यही अगर मैं और यहाँ पर इंडक्टर इंस्टॉल कर लेता ना तो यहाँ पर ये क्यू आ जाता, प्लस क्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है। रीज़न है कि ये उसको सप्लाई करने वाला है, सोर्स है, तो माइनस ले लिया। चलो देखो, और एक चीज़, अगर किसी तरीके से आपने लोड को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर दिया यूजिंग शंट कैपेसिटेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, VR हो जाएगा। देखो सो फार्मूला जो है वो जस्टिफाइड फार्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं, इतना तो डेफिनेट है कि बिफोर कॉम्पेंसेशन और आफ्टर कॉम्पेंसेशन, जो आफ्टर कॉम्पेंसेशन का जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू बिफोर। रीज़न है कि पहले वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, आपने थोड़ा सा वार सप्लाई कर दिया, ये नहीं कि पूरा यूनिटी पावर तक किया है, लेकिन थोड़ा सा कर दिया है, तो हम लोग बोलते हैं कि VR2 इज़ ग्रेटर देन VR1। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, आपने कैपेसिटेंस को लोड एंड पे इंस्टॉल करवाया, उसने कुछ रिएक्टिव पावर को सप्लाई किया, इसका मतलब जो लाइन के अंदर जो लैगिंग रिएक्टिव वांस थे और ये जो लीडिंग वॉक्स है ये कॉम्पेंसेट हो गए, और जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो अब नहीं होगा, वो पूरा का पूरा वोल्टेज आपको रिसीविंग एंड पे मिलेगा, इसीलिए VR2 इज़ ग्रेटर देन VR1। ठीक है, अब देखते हैं, अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर मुझे रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट इतना है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूलाज देखो, अगर शंट कैपेसिटेंस कितना रिएक्टिव पावर भेज रहा है या फिर क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको देखना है, कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली VPH स्क्वायर अपॉन XC, रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो कुछ भी वैल्यू है V स्क्वायर अपॉन XC है। ठीक है, हम लोग सिंपली बोलते हैं रिएक्टिव पावर ऑफ शंट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर टाइम्स F। देखो यहाँ पर XC है, 1/2πfc करो, F ऊपर चला जाएगा, इसीलिए ये वैलिड है। अब क्वेश्चन पूछते हैं सिंपली कि पहले वोल्टेज इतना था, बाद में वोल्टेज इतना हो गया, तो रिएक्टिव पावर कितना है। सो अगर आपको ये बिट पता है तो आप आराम से उस बिट को सॉल्व कर सकते हो। सो रीज़न क्या है, रिएक्टिव पावर जो कुछ भी है शंट कैपेसिटेंस का वो कितना रहेगा, प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर टाइम्स F रहेगा। ठीक है, अब देखो, हाँ ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया VR2 इज़ ग्रेटर देन VR1। अब अगर पूछा जाए कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा है तो आपका जो कुछ भी रिएक्टिव पावर है वो 3 फेज़ में होना चाहिए। अगर 3 फेज़ की पूछा है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया फॉर्मूले में, 3 फेज़ अपॉन 3 टाइम्स VPH स्क्वायर ओमेगा। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर फेज़ दिया 3 फेज़ कैलकुलेट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अगर ये मैंने 3 फेज़ कर दिया तो ये मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यहाँ पर पुटअप करोगे, आपको कैपेसिटेंस पर फेज़ मिल जाएगा। अगर रिक्वायर्ड वार बता दिया आपको और वोल्टेज बता दिया आपको और आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप आराम से कैपेसिटेंस कितना रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और एक बिट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी शंट कैपेसिटेंस की बात आए। अगर शंट कैपेसिटेंस पे कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो वो इस बिट पे रहेगा, वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, Q शंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आपका जो रियल पावर है tan phi माइनस tan ऑफ 2। सिंपली पूछते हैं कि मेरा रियल पावर इतना था, ठीक है, और मेरा शंट पहले इतना था, ठीक है, 2 मेगावार है समझ लो, और ये था आपका 2 मेगावाट है, ऐसे कुछ, और फेज़ एंगल पहले इतना था, अब फेज़ एंगल कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर सिंपली पावर फैक्टर कितना हुआ मैंने रिएक्टिव पावर को मतलब कैपेसिटेंस को इंस्टॉल करने के बाद, ये बिट आता है। तो ये जो फार्मूला है ये आपको रटना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, Q शंट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पावर इनटू पूरा होल ब्रैकेट tan ऑफ phi 1 माइनस tan ऑफ phi 2 बिफोर एंड आफ्टर। phi 2 का मतलब है आफ्टर कॉम्पेंसेशन का जो फेज़ एंगल है वो, phi 1 का मतलब है बिफोर कॉम्पेंसेशन का फेज़ एंगल है वो। ठीक है, अब हम लोग आगे का बिट देखते हैं सीरीज़ मेरे हिसाब से, चलो देखते हैं।
ठीक है, सीरीज कैपेसिटेंस और शंट इंडक्टर अगेन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यार शंट इंडक्टर की क्या जरूरत है, ठीक है, लेकिन शंट इंडक्टर जब मान लो अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन नो लोड कंडीशंस पे है तब आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस पिक्चर में आ जाता है। कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड ये इतना बढ़ जाता है कि आपका जो वोल्टेज है सेंडिंग एंड सॉरी रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम हो जाता है, सर ज़्यादा हो जाता है। रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ के जो लीडिंग वार्स है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। लीडिंग वार्स को कंज्यूम करना है मतलब क्या है, आपको यहाँ पर लैगिंग वार्स सप्लाई करना पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर डिवाइस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वो होता है यूजुअली आपका इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के पास स्विचिंग एलिमेंट्स होता है, हम लोग उसको स्विच कर देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग सर्विस एंड ऑल, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आपने जैसे ही इंडक्टेंस को स्विच कर दिया सिस्टम के अंदर तो उसने क्या कर दिया, कुछ लीडिंग बॉक्स को कंज्यूम कर लिया और आपका जो वोल्टेज है वो लेवल पे ला दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना वार कंज्यूम कर रहा है तो कितना आपको रिएक्टेंस वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। सेम जैसे आपने कैपेसिटेंस के लिए पढ़ा था शंट कैपेसिटेंस के लिए, वैसे ही आपका शंट इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला है VPH स्क्वायर अपॉन XL। वहां पर क्या होता था, XC होता था। और यही अगर 3 फेज के लिए पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 फेज से मल्टीप्लाई कर देना है। वहां पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं, एक्सेप्ट XL का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा 2πfL, वहां पर कितना रहता है 1/2πfC। इसीलिए वहां पर V²F था, आपका जो कुछ भी रिएक्टिव पावर था वहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²F था। whereas यहाँ पर क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जो बिट है इतना इंपॉर्टेंट है। सिंपली पूछते हैं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, शंट इंडक्टेंस मैंने पुट ऑन किया है, मैं लाइन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो मेरे रिएक्टिव पावर के साथ क्या होने वाला है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है आपका तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं और एक बार, हम इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अगेन जो फॉर्मूला आपने कैपेसिटेंस के लिए यूज किया था या फिर रटा था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स VP² ओमेगा QC, ठीक है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंडक्टेंस का वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। और यहाँ पर भी आपको जो P टाइम्स tan of phi1 माइनस tan of phi2 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर भी लगेगा। इवन वही फॉर्मूला आपका सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर्स अंडर नो लोड कंडीशन, मतलब ये सिंक्रोनस कंडेंसर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो दिमाग में रखना है ना उस फॉर्मूले को। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीरीज कैपेसिटेंस। अब देखो सीरीज कैपेसिटेंस से सिंपली कॉम्पेंसेशन कितना होगा, XC/XL × 100। कॉम्पेंसेशन का परसेंटेज पूछते हैं जब भी सीरीज कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपका XC/XL × 100 करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बिट है और बहुत आसान बिट है, लेकिन क्यों पता नहीं मुझे पूछते हैं, तो इसको दिमाग में रखें ना, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। अब सीरीज कैपेसिटेंस आ ही गया है तो उसका रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है कंपेयर टू शंट वाले जो थे वो अलग है। यहाँ पर क्या रहेगा, आपका लोड करंट पिक्चर में आ जाता है। रीजन इज आपका पूरा का पूरा लाइन का करंट आपके कैपेसिटेंस के अंदर से फ्लो होने वाला है, सो I² टाइम्स XC आएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, दिमाग में रख लेना। यहाँ पर वोल्टेज का इतना रोल नहीं आता, यहाँ पर किसका रोल आता है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर रोल आएगा। सो जब भी सीरीज की बात आ गई तो आपके दिमाग में क्या रखना है, तो करंट रखना है सीरीज कैपेसिटेंस की बात। और सीरीज कैपेसिटेंस सेंटर में होता है ज्यादातर, इसका प्रेफरेबल लोकेशन सेंटर में, सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इसको प्रेफर किया जाता है। अब देखो अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें बिटवीन शंट एंड सीरीज, ठीक है, तो देखो क्या होता है। और एक बिट पहले, कंपैरिजन के पहले 2 बिट है जो सीरीज से ओरिएंटेड है, हम लोग वो कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X है, ठीक है, P V1 V2 अपॉन X साइन ऑफ डेल होता है, ठीक है, डिवाइड बाय X है ना, तो X है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब XL माइनस XC, आपको रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो आपका मैक्सिमम पावर डिलीवरी कैपेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है विद कैपेसिटेंस, अगर यहाँ पर सब सिंक्रोनस रेजोनेंस आते हैं तो ये बहुत डैमेज कर देता है आपके सिस्टम को। इसके लिए हम लोग अलग से एक टॉपिक है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे क्या होता है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस। लेकिन दीज आर हार्मफुल फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, जो आपके सिस्टम का खराब कर सकता है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस को मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, शंट और सीरीज के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। सिंपली क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
जब शंट की बात करें और सीरीज की बात करें तो एक पॉइंट तक नॉर्मल रहेगा, वहां से अचानक से बूस्ट अप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेजेस के प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग सीरीज कैपेसिटेंसेस को अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए ओवर शंट, ठीक है। अब लेकिन शंट का कैसा है, अगर आपने बोल दो मान लो 2 वोल्ट था और आपने बूस्टअप किया 10 वोल्ट, तो रिएक्टिव पावर वहां पर उतना नहीं पड़ता है जितना सीरीज बढ़ा देता है। देखो यहाँ पर बेटा, सेम वोल्टेज बूस्ट फॉर द सेम वोल्टेज बूस्ट रिएक्टिव पावर इज लेस, whereas सेम वोल्टेज बूस्ट रिएक्टिव पावर इज मोर। यहाँ पर कॉम्पेंसेशन बहुत फास्ट होता है, बूस्टअप कर जाता है, लेकिन वहां पर स्विचिंग वोल्टेजेस का आपका और सब सिंक्रोनस रेजोनेंस ऑकरेंस के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो बिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट बिट है, इसीलिए इसी एक ही बिट की वजह से बोलो कि मैंने सीरीज और शंट के बीच में कंपैरिजन लिया है। रीजन ये है इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। जब भी आप शंट कैपेसिटेंस की बात करो, शंट इंडक्टर्स की बात करो, वो स्टेबिलिटी ना इम्प्रूव करते हैं ना घटाते हैं, ठीक है। लेकिन सीरीज कैपेसिटेंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब है आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ऐसा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो आई होप ओवरऑल चीजें क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं आगे का बिट, जहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर्स और ये जो एलिमेंट्स है इनके साथ, ठीक है। आखिरी बिट बच गया है जिसमें हम लोग सिर्फ शंट कैपेसिटेंस और सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर और नो लोड कंडीशन पे कंपेयर कर लेंगे। चलो ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप कंट्रोल बिट आता है कि स्टेप कंट्रोल अगर पूछते हैं और स्मूथ कंट्रोल कौन सा टेक्निक है, तो ये स्मूथ कंट्रोल होता है, आप एक्साइटेशन को स्मूथली कंट्रोल करते हो। AVR आता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर बोल के या फिर रेगुलेटर बोलकर, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक्साइटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्मूथ रिएक्टिव पावर को कॉम्पेंसेट कर आपका वोल्टेज को में वेरिएशन आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रियल पावर कंजम्पशन है वो कितना है, 0 है। यहाँ पर कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम होने वाला है। अब रियल पावर क्यों 0 है, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस रियल पावर कितना होता है, 0। इंडक्टेंस के अक्रॉस रियल पावर कितना होता है, 0। इनके अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर ही कंज्यूम होता है, दिमाग में रख लेना बिट। अब देखते हैं, अब ये जो बिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट बिट है। देखो यहाँ पर शंट कैपेसिटेंस में पूछा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी के कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट होता है तो सिंक्रोनस मोटर जो है उस फॉल्ट को फीड करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज में वेरिएशन कर देता है। ऑब्वियस है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे वो जनरेटर हो या फिर मोटर हो, इनको एक ही टेंडेंसी रहता है कि वो क्या करते हैं, लोड का रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉल्ट का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि एक बिट कट हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस कट हो जाएगा तो सिस्टम के ऊपर कोई लोड नहीं होने वाला, बस रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, आपका फॉल्ट फीड होगा। चलो ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक सारे पढ़ लिए। बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरहेड लाइंस, अंडर ग्राउंड केबल्स, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और साथ में कोरोना लॉस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।